अस्सलाम वालेकुम। मल्टी बैगर सीरीज़ में जो हमारी अगली कंपनी है वो है फैसल बैंक FABL। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनीज़ में से एक कंपनी है और मैं इसको फ्यूचर का मेज़ान बैंक भी कहता हूँ। अच्छा, फ्यूचर का मेज़ान बैंक मैं इसको क्यों कहता हूँ और ये मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनीज़ की लिस्ट में क्यों होती है, क्योंकि ये क्वार्टरली डिविडेंड पे करता है। सिर्फ ये एक रीज़न है कि इतना स्मॉल कैप बैंक होने के बावजूद ये क्वार्टरली हमें डिविडेंड दे रहा होता है। अब थोड़ी सी नज़र दोहरा लेते हैं इसके बिज़नेस की तरफ। फैसल बैंक ने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो वो एज अ कमर्शियल बैंक किया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि मुदारबा और इस्लामिक कवानीन के मुताबिक इनकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है मार्केट में अंदर, तो ये अपने आप को फ़ौरन ही इस्लामी बैंकिंग की तरफ ले गए, जो कि बहुत सारे बैंक्स नहीं लेके गए। इसने वही स्टेप फॉलो किया जो मेज़ान बैंक ने फॉलो किया था। अब आज का इसका करंट रेट देखें तो हमारे पास तकरीबन ये 79 के अराउंड है, अभी चल रहा है आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका ऑल टाइम लो देखेंगे तो वो 40 रुपीज़ के अराउंड था, ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो 85 के अराउंड था। और इस लिहाज से इस कंपनी को देखें तो बेसिक इसका बिज़नेस जो हमें समझ आता है ना, जो जिस पे ये बेस करता है वो है मुदारबा। अच्छा, कंपनी के फ्री फ्लोट की तरफ अगर मैं लेकर जाऊँ ना कि कंपनी का फ्री फ्लोट कितना है, तो वो सिर्फ 30% है। अब जो कंपनी का हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, वो दिसंबर में होता है, यानी कि अभी तक इसके हमारे पास सिर्फ 2 रिज़ल्ट आए हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई ज़्यादा अर्निंग गिरी नहीं है और दोनों में 1.5 रुपये का डिविडेंड भी हमें मिला है। इसके बाद कंपनी की एक ख़ास चीज़ जो होती है ना, वो होती है उसकी PI रेशो। ये PE रेशो क्या होती है, एक सेक्टर वाइज होती है और एक कंपनी वाइज होती है। सेक्टर वाइज हमारे पास जो बैंकों की PE रेशो आ रही है ना, अभी वो आ रही है 5.88 के अराउंड, जबकि कंपनी की ये वाली PI रेशो चल रही है 6.09, यानी कि सेक्टर के पास है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें करेक्शन आ जाती है, बहुत कम हो तो उसमें एक हमें अच्छा कैपिटल गेन देखने को मिलता ही मिलता है। कंपनी का जो डिविडेंड पैटर्न है ना, वो सबसे अहम होता है। अब ये कंपनी जो है एक छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनी है। हर क्वार्टर में ये अपना डिविडेंड पे कर रही होती है। आप देख रहे होंगे, मैंने स्लाइड्स को अंडरलाइन कर दिया है। हर क्वार्टर में 1 रुपये, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 2.5 रुपये, पिछले साल की तो क्लोजिंग पे 2.5 रुपये तक का डिविडेंड आ गया था। तो और इस बार अभी 2 क्वार्टर में 1.5 रुपये का डिविडेंड आ गया। मेन जो रिजल्ट आता है बैंकों का वो दिसंबर की क्लोजिंग पे आता है और उसी में ही अच्छा डिविडेंड आता है। दरमियान वाले डिविडेंड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो दिसंबर की क्लोजिंग के डिविडेंड होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं बैंकों के, ख़ास तौर पे ये इस्लामी बैंकिंग सेक्टर के। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसमिशन रिपोर्ट की तरफ। अब ट्रांसमिशन रिपोर्ट हर कंपनी की उसके रिज़ल्ट के बाद आती है, हर क्वार्टर में भी आती है और ईयरली भी आती है। उसमें कुछ 4-5 सफ़े होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, जिसमें फ्यूचर आउटलुक होता है, कंपनी का डिटेल रिजल्ट होता है, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैंने उनमें से जो इंपॉर्टेंट सफ़े हैं वो निकाल के लगा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको याद रहे। इसमें आपने मेन जो चीज़ देखनी होती है ना, वो कैश फ्लो देखना होता है, एसेट देखने होते हैं, नेट इनकम देखनी होती है, कैश बैलेंस देखना होता है। ये 4-5 चीज़ें जब आप देख लेते हैं ना, आपको टोटली कंपनी का ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाता है। अब हम इसका जो इस दफ़ा का रिज़ल्ट है वो डिस्कस करते हैं कि इस दफ़ा के इसके रिज़ल्ट में क्या चीज़ें हैं हमारे पास। इस दफ़ा के रिज़ल्ट में हमारे पास जो अर्निंग आ रही है ना, वो इसकी आ रही है तकरीबन 3.39 के अराउंड, जो इस वाला इस दफ़ा की जो अर्निंग है। और उस पर जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो 1.5 रुपये का। अभी तक अगर पिछले क्वार्टर की यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की और सेकंड क्वार्टर की दोनों की EPS को अराउंड कर लें, मिला लें, तो 6.87, यानी कि कंपनी ने अराउंड 7 रुपये तक तो कमा लिए हैं, जिसमें से 3 रुपये शेयर होल्डर्स को भी दिए हैं और हाफ पैसे खुद रख लिए हैं, हाफ पैसे शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं। इस दफ़ा के रिज़ल्ट के मुताबिक ये बहुत अच्छा डिविडेंड है। अब हम एक दफ़ा नज़र दोहरा लेते हैं कि कंपनी के इस वक्त करंटली एसेट कितने हैं। तो कंपनी के जो करंट एसेट इस वक्त हैं वो 1.6 खरब रुपए के हैं। और इसमें जो करंट अकाउंट, जो मेन का असल बिज़नेस बैंक को मिलता है ना, जहाँ से वो प्रॉफिट कमाता है, वो कमाता है हमारे करंट अकाउंट से। सेविंग अकाउंट्स पे भी तो उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट पे होता है ना, वो तो सारा का सारा प्रॉफिट ही उनकी पॉकेट में जाता है। तो इस वक्त बैंक के पास जो करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं लोगों के, वो हैं 472 अरब, 472 अरब रुपये पड़े हुए हैं टोटल असासों में से। टोटल असासे हैं बैंक के 1.6 खरब रुपये के, और इसमें इजाफा ही नज़र आ रहा है, मतलब कम नहीं हो रहे। डिपॉजिट चाहे वो करंट के हों, चाहे वो सेविंग के हों, चाहे वो कंपनी के अपने एसेट्स हों, उनमें सब में इजाफा नज़र आ रहा है। ये मैंने उसका एक रेफरेंस पेपर ट्रांसमिशन रिपोर्ट में से लगा दिया। आप इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अभी कंपनी ने जो अदर
सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितने अरब है, वो तकरीबन 693 अरब रुपए अभी करंटली कंपनी ने इन्वेस्ट किए हुए हैं डिफरेंट जगहों पे। वो आप लीज़ में भी कह सकते हैं, कारों की लीज़ जो करती हैं या डिफरेंट चीज़ों में जो लीज़ करते हैं। फैसल बैंक इस चीज़ में बहुत मुतहर्रिक है कि वो फाइनेंसिंग करता रहता है छोटे मोटे चीज़ों की, कभी किसानों की, कभी गवर्नमेंट के कुछ कामों की, तो उस लिहाज से एक्टिव है। तो उसमें इसने तकरीबन 693 अरब रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बैंक की ब्रांचेस की तरफ चले जाते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के 340 शहरों में तकरीबन 855 ब्रांचेस हैं इनकी। फैसल बैंक की तकरीबन 855 अराउंड 850 के करीब इसकी ब्रांचेस 340 शहरों में पाकिस्तान के काम कर रही हैं। और इसको ये कह रहे हैं कि इसको हम बतदरीज 1000-2000 बढ़ाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि जो दूसरे कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस हैं 1000 प्लस, उस तरह ही इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसल बैंक के जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है ना, वो बहरीन के बैंक के पास है, यानी कि अरबियों के पास है, गल्फ़ के पास है। मेन फैसल बैंक को वही होल्ड करते थे, लेकिन अब उन्होंने मैक्सिमम अपनी होल्डिंग किसी और दूसरी कंपनी को, एतमार बैंक को, अपनी होल्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। अब मतलब कि एतमार बहरीन, बैंक ऑफ बहरीन से इनकी जो होल्डिंग है वो एतमार बैंक को चली गई है ये भी बहरीन का, लेकिन एक कंपनी से दूसरी कंपनी को। मतलब कि इसके जो आप ऑनरशिप कहेंगे ना, कि वो ऑनरशिप 50% अगर पाकिस्तानी ऑनर्स हैं तो 50% इसकी ऑनरशिप जो है वो गल्फ़ वालों के पास है। जैसे मैंने आपको अभी इसका रिज़ल्ट बताया है कि ईपीएस फर्स्ट क्वार्टर की और सेकंड क्वार्टर की जो हमारे पास आ रही है वो तकरीबन दोनों को मिला के अराउंड 7 रुपीज़ की आ रही है। अब इसको ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं पूरे एनुअल ईयर्स की जो ईपीएस है उनके साथ। तो 2024 में जो हमारे पास बैंक की ईपीएस है, मतलब कि पूरे साल में उसने जो पर शेयर जितने पैसे कमाए हैं वो तकरीबन 15.17 रुपये हैं। 2023 में तकरीबन 13.21 रुपये और 2022 में 7 रुपये 40 पैसे और इस तरह 2021 में 5 रुपये 37 पैसे। लेकिन अब ये पिछले जो 2 साल आप जो देख रहे हैं ना हर बैंक के 23 और 24, ये इस वजह से हैं कि 22% का इंटरेस्ट रेट था, तो उसमें तो बैंकों ने खूब कमाया। अब वो ज़रा थोड़ा कम होते 11% पे आ गया, लेकिन प्रॉफिट में उतनी कमी नहीं आई। उसकी बेसिक वजह मैं बेसिक रीज़न बता देता हूँ कि क्यों नहीं आ रही बैंकों के प्रॉफिट में। हालांकि इंटरेस्ट रेट तो आधा हो गया, 22% से 11% पे आ गया, लेकिन बैंकों के प्रॉफिट में मिनिमल सी कमी है, 5% की, 10% की। इनको जो नया बिज़नेस मिला है ना वो है रेमिटेंसेस का। जितनी रेमिटेंसेस दुनिया भर के मुल्कों से पाकिस्तान को आ रही हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं, जो थ्रू बैंक भेज रहे हैं, तो इन सब के पास एक्सचेंज का बिज़नेस आ गया। जो लोकल एक्सचेंजेस थी हमारे पास वो इतनी परफॉर्म नहीं कर पाई, वो इतनी इनोवेशन नहीं लेके पाई। बैंकों के पास पैसा था और उन्होंने वो इनोवेशन लाए हैं। वो गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, वो रोशन डिजिटल अकाउंट को भी यूज़ करते हैं और वो रेमिटेंसेस के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ से लोग भी बहुत सारे गए हैं, तो उस वजह से भी रेमिटेंसेस बढ़ी। तो उस वजह से इनके जो इंटरेस्ट रेट को प्रॉफिट कट लगना था वो रेमिटेंसेस ने आके पूरा कर दिया। और आगे फ्यूचर में अगर कोई ये समझता है कि बैंकों के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कम होंगे, बैंकों के प्रॉफिट बढ़ेंगे। अभी जब रेमिटेंसेस का बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट और बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान जो अभी अराउंड जो रेमिटेंसेस इकट्ठी कर रहा है वो तकरीबन 40 अरब रुपए की हैं, अराउंड 38 to 40 बिलियन डॉलर्स की हमें आ जाती हैं। पिछले साल इतना ही रिकॉर्ड आया। जबकि जो इलीगली आती है ना, हवाला हुंडी के जरिए जो पैसा पाकिस्तान पहुंचता ही नहीं है, बाहर से गायब हो जाता है, सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी रुपीस का लेन देन होता है, वो भी कोई तकरीबन 20-25 अरब डॉलर बनते हैं, जो कि सिस्टम में तो हैं लेकिन वो सिस्टम में आ नहीं रहे। तो वो अनकरीब ये बैंक से इस तरह का सिनेरियो बना रहे हैं कि वो भी पैसा लीगली इतना उसका अच्छा रेट दे दिया जाए कि वो भी पाकिस्तानी सिस्टम के लीगल सिस्टम में शामिल हो जाए। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे जाके ये बैंक्स जो हैं ये रेमिटेंसेस के बिज़नेस से खूब पैसा बनाएंगे। अब आखिर में हम कंपनी के जो उसने डिविडेंड अनाउंस किया 1.5 रुपये का, उसकी स्पॉट और एक्स डेट को देख लेते हैं। तो जो भी इसका डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं उनको ये शेयर 8 सितंबर तक अपने पास होल्ड करना होगा या 8 सितंबर को ख़रीद के अपने पास रखना होगा। जिन्होंने अभी एंट्री नहीं ली वो अगर 7 सितंबर को 8 सितंबर को भी एंट्री ले लेंगे, लेकिन 8 सितंबर को की 3:30 बजे तक उसको होल्ड करके रखेंगे, वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने ये 8 सितंबर को बेच दिया, बेशक उन्होंने 2 महीने से रखा हुआ था, 1 महीने से रखा हुआ था, अगर उन्होंने 8 सितंबर वाली डेट को बेचा वो डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा। तो एक्स डेट इसकी बनेगी 9 सितंबर और स्पॉट डेट बनेगी हमारे पास 8 सितंबर। अब चलते हैं इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो बेसिक सवाल है सबका कि टेक्निकली हम इसको महंगा तो नहीं खरीद रहे या इसको सस्ता तो नहीं खरीद रहे, तो मेन इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आती है वो तकरीबन अराउंड 85 के पास आती है।
85 इसका रेजिस्टेंस लेवल है जिसको इसने 2-3 बार टच किया और फिर वहाँ से रिटर्न हो चुका है। मेन इसकी सपोर्ट हमारे पास निकल के आती है वो है 74। अब 74 का वो लेवल है जिस पे अभी 1-2 दिन पहले गया था लेकिन फिर वापस आ गया। उसकी वजह ये है कि 74 में ये बहुत सस्ता हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है 10-15 रुपए की, उन्होंने उसी में खेलना होता है। अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट बेस के लिए लेके जाएंगे तो फिर आपको अभी करंट रेट पे इसको बाइंग करके इसको डिविडेंड लेना होगा और फिर आपको इसके अराउंड 70 का वेट करना होगा कि वहाँ पे इन्वेस्टर आपको थोड़ा थोड़ा करके SIP के ज़रिए इसको इन्वेस्ट करते हैं। और एग्जैक्टिव रेट भी मैंने लिख दिया है, जहाँ पे एग्जैक्टिव बैठे हुए हैं बाइंग करके, वो अराउंड बनता है 59 का लेवल। ये 59 का लेवल जो इन्वेस्टर वाला लेवल है उसके मिडल में होगा, यानी कि इन्वेस्टर और एग्जेक्टिव दोनों की सोच एक जैसी है जबकि ट्रेडर इससे मुख्तलिफ सोचता है। तो आपने 2 लेवल याद रखने हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की नीयत से जाना चाहते हैं। तो वो बनता है तकरीबन 67 से अराउंड 58 का लेवल, इसके दरमियान में इन्वेस्टर बनता है। जो जिस पे ये आना इसका फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बैंक में कोई नेगेटिविटी नहीं है ऐसी, और डिविडेंड भी पे करने वाली कंपनी है, तो इसको ट्रेडर भी लव करता है। और इस वजह से इसमें हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी लगना शुरू हुआ है। पहले इसमें वॉल्यूम कम लगता था लेकिन अब वॉल्यूम बहुत अच्छा लगने लग गया। बहुत शुक्रिया सबका।